हाय गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम टू माय चैनल अभिषेक बंसल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी जीत की, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। स्टे पॉजिटिव एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो क्लोज टू 40 डेज आर लेफ्ट एंड आई होप आप इस बार क्लियर हो जाए। जो भी मुझे देख रहा है, जिन्होंने भी मेहनत की है, भगवान भी देख रहा है आपने मेहनत की है एंड आप क्लियर हो जाओगे। सो ये वाला जो वीडियो है मैं लेकर आया हूँ आपकी ऑडिट की आरटीपी का। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं आईसीआई मटेरियल को। आई वुड ऑनेस्टली एडवाइज यू, प्लीज थॉरली फॉलो आईसीआई मटेरियल। जिन भी बच्चों को कहीं भी ऑडिट में दिक्कत है, तो बच्चों मैंने दो बैच ली है, एक एफटी लिया है, एक एसएफटी लिया है। एफटी में क्या होता है, एफटी में हमने नोट्स भी बनाए हैं, 90% चैप्टर्स के हमने नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व की है। ठीक है, यही डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन एफटी और एसएफटी का सेम होता है। एसएफटी में क्या होता है, हम नोट्स नहीं बनाते, हम डायरेक्टली चार्ट बुक से पढ़ते हैं एंड क्वेश्चंस मैं उसमें होमवर्क देता हूँ, जैसे एक दो समझा दे, बाकी होमवर्क होते हैं एंड आई हैड क्लियर द डाउट्स। वो 7-8 दिन का बैच था। एफटी चला पूरा 1 महीना, क्योंकि वो 2 घंटा होता था। एसएफटी चलता था पूरा 8 घंटा, रोज 8 घंटा 8 दिन। तो आपको जो भी बैच आप ले सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट 8448448919 और यू कैन विजिट www.letslearnindia.in। आई होप थिंग्स आर क्लियर विद यू गाइस। आज हम करने जा रहे हैं ऑडिट की आरटीपी। करते करते हमको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव है, कौन से नए आए हैं। नए हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको मार्क करेंगे एंड जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना, जो हमारी सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन या एग्जाम डे वाली जो रिवीजन होगी, उसमें वो क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। क्लियर? ठीक है। सो पहले हम एमसीक्यूज को बाद में करेंगे। लेट्स फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। ठीक है, हम पहले डिस्क्रिप्टिव पे जा रहे हैं। तो अब अपनी आरटीपी निकाल लीजिएगा बच्चों। ये नवंबर 23 की स्पेसिफिक आरटीपी निकाल रखी है मैंने। लेट्स मूव ऑन। जैसे मैं तो उल्टा पैदा हुआ तो अपन उल्टा करेंगे। पहले हम करेंगे उल्टे क्वेश्चंस। पेज नंबर 31, आरटीपी का पेज नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आता है अपना प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर। प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर करें शुरू। 25 कमेंट एज पर सीए अमेंडमेंट एक्ट 2006। बेसिकली अपना सीए एक्ट 1949 की बात हो रही है। आराम से। स्टार्ट आउट ऑफ अरिहंत लिमिटेड फॉर 21-22 was done by C. Acharya. Arihant Limited was in existence since 2010. The relevant extract from the books of accounts of Arihant was this. Equity share capital, reserves and surplus नेगेटिव है। सिक कंपनी 5, 10, 5, 8 सिक कंपनी बैठ रही है। 21-22 में 1 लाख का प्रोविजन करके 22-23 में 1 लाख का एंड ऑडिटेड में 1 लाख का आता है। यह है अनऑडिटेड 23 का, यह है 22 का ऑडिटेड। CA NEMI accepted the start audit of Arihant Limited for the year 2023 in spite of the fact that as on date of acceptance by CA NEMI, the audit of CA Acharya was unpaid. अब आपको पता चलना चाहिए, अगर अनपेड स्टैट्यूटरी अनपेड ऑडिट फीस होती है तो सर वो डिस्प्यूटेड हो सकती है, वो अनडिस्प्यूटेड हो सकती है। क्वेश्चन में दिख रहा है कि पे नहीं किया है, तो मतलब हम इसको मान लेते हैं क्या, अनडिस्प्यूटेड। अगर अनडिस्प्यूटेड सर आपको पे करनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो क्या है, सिक यूनिट है, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस ब्रैकेट में दिख रहा है, ब्रैकेट में दिख रहा है मतलब नेगेटिव है, तो फिर वो इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो सर इसके इरोड हो चुके। तो मेरे ख्याल से सिक कम में तो जीपीएम नहीं होना चाहिए। क्लॉज फीस की बात आती है 811 में। आई मे बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता। 811 जो हमसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा तरीका क्या होता है अपना। 811 8 इज योर क्लॉज नंबर, पार्ट 1 एंड फर्स्ट शेड्यूल। 811 चेक कर ले अपन। जय माता दी, लेट्स रॉक। मुझे नहीं पता। ठीक है, उसको इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस में यूज किया हुआ है। 811 इज ऑल्सो राइट, मॉडल में भी 811 में दे रखा है वहां पर। एंड नो जीपीएम। ठीक है, सो इन केस ऑफ सिक यूनिट्स, जैसे जनरली क्या बोलता है, अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी है एंड इफ इट इज नॉट पेड, द पर्सन शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। हाउएवर इन केस ऑफ सिक यूनिट वेयर द नेटवर्थ इज नेगेटिव एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेटवर्थ। ठीक है, इन द अबव केस अनडिस्प्यूटेड फीस आर पेड और अनपेड, CA NEMI would still not be GPM। हो गया आंसर। आप गाइडलाइंस भी लिख सकते हो, आप 811 भी लिख सकते हो, दोनों दिया हुआ है।
तो ऐसा ये नया क्वेश्चन नया है, आंसर सेम है, मतलब पैटर्न समझ में आ गया हमें कि अनडिस्प्यूटेड बैलेंस शीट बना के दे दी लोगों ने, एक्सट्रैक्ट दे दिया बैलेंस शीट का, तो थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम किया गया, बट या मैनेजेबल क्वेश्चन, आराम से देखना। CA सुमति इज प्रैक्टिसिंग CA हैविंग ऑफिस इन मंदसौर। प्रैक्टिसिंग CA बहुत क्लियर हो जाना, प्रैक्टिसिंग CA की बात है, जॉब वाले हट जाएंगे। CA सुमति इज ओनर ऑफ domain.cap.net। इन ऑर्डर टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, CA सुमति सोल्ड दिस डोमेन टू XYZ फॉर अर्निंग रॉयल्टी ऑफ 2,25,000। बेचा है, पैसे कमाए, पैसे कमाए। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ XYZ कंटेंट CA सुमति हैज वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट। CA सुमति रिस्पॉन्डेड दैट देयर इज नो वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एज सेलिंग डोमेन नेम इज नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट व्हिच रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, वड़ा पाव बेच रहा हूँ, इडली बेच रहा हूँ, डोमेन बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। पैसा कमा रहा मतलब दूसरा धंधा मतलब सर बिजनेस। अरे एक बिजनेस, दो बिजनेस, 1111 GPM परमिशन लेनी चाहिए थी उसको। 1111 क्लॉज 11 पार्ट 1 फॉर शेड्यूल, GPM में परमिशन लेनी चाहिए थी। करेक्ट, ये अपना कंक्लूजन हो सकता है। CA सुमति का जो कंटेंशन है वो गलत है, मेरे हिसाब से ये आंसर है। लेट्स चेक। 1111 थियोरी लिखिए आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन छापा दो। देखो वही पैटर्न है। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा आपका, थियोरी। क्लॉज पार्शियल को बॉक्स करके आएगा, CA को बॉक्स कर आइएगा, ठीक है। नंबर 2 आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप छापा है दे देने का पर। नंबर 3 कंक्लूजन, CA सुमति इज GPM अंडर क्लॉज 11 पार्ट 1 फॉर शेड्यूल टू द CA फॉर सेलिंग डोमेन फॉर अ रॉयल्टी। हो गया आंसर। आंसर 3 पॉइंट में लिखना है, हर पॉइंट के बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन छोड़नी है आपको, प्रेजेंटेशन है। नीचे का जो कंक्लूजन है उसको भी आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा या बॉक्स कर दीजिएगा। तो अगर मैं पेपर चेक करूँ, मैं आपका क्या देखूंगा, अरे भैया बच्चे ने क्या लिखा है सर, क्लॉज पार्ट शेड्यूल, एक्ट का नाम एंड GPM। पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है। आई रिपीट, पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है। जिस बच्चों को आदत है पैरा बनाने की, बेटा पैरा मत बनाए, पैरा के आगे नंबर लिख दीजिएगा। प्लीज लीव one line when you are writing the next point, it gives you a presentation. Clear? Then तो 25th हमारा हो गया मैनेजेबल क्वेश्चन। दोनों नए क्वेश्चन है, नहीं रिपीटेटिव है, न्यू क्वेश्चन है, पर मैनेजेबल थे, तो इसको अपन मार्क नहीं कर रहे। पेयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, 24 का A। CA मनप्रीत वॉज सिलेक्ट एज अ टेक्निकल रिव्यू। तो टेक्निकल रिव्यूअर बढ़ाते हैं तो बच्चे QRB की बात आती है। पेयर रिव्यू में पेयर रिव्यूअर की बात आती है, ठीक है। बाय क्वालिटी रिव्यू बोर्ड टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट परफॉर्म बाय XYZ। Before starting the review, CA Manpreet approached you to understand the key stages that are typically involved in conducting quality review assignment, from the initiation of the process to finding, evaluation and decision making. Kindly outline the key stages that are typically involved in conducting a quality review assignment, from initiation of review process to the final evaluation and decision making. Process of technical review, process of basically quality review का आपके बारे में the question है। Module question, स्टेप वाला। जिन्होंने फास्ट ट्रैक लिया है उनको दिखा देते हैं हम कहाँ लिखा हुआ है ये चार्ट बुक पेज नंबर 228, वेरियस स्टेजेस वाला पूरा, ठीक है। मेन बुक में से पेज नंबर 378, वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन कंडक्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट, ठीक है। मार्क किया हुआ सेम आंसर। तो क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चन इज न्यू बट कंटेंट मॉड्यूल में था, और आपने मॉड्यूल से पढ़ रखा है, आपने मेरी बुक से पढ़ रखा है, मैंने मेन बुक से भी दिखा दिया, चार्ट बुक से भी दिखा दिया। देन नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं अपन कौन सा है। What are the consequences if quality review board notices major non-compliance with the requirements of standards on quality control or standards on auditing or accounting standard? So what are the consequences if the quality review board notices
मेजर नॉन कंप्लायंसेस अगर मेजर मतलब नो आइडिया, न्यू क्वेश्चन। ओ एक्शंस टू बी टेकन, एक्शंस टू बी टेकन, वो वाला आंसर है। नया क्वेश्चन मिला, आंसर सेम है, एक्शंस टू बी टेकन। देखो ये वाला है, पेज नंबर 232, एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड। अगर नॉन कंप्लायंस मिलता है तो क्या होएगा सर, इशू एडवाइजरी एंड गाइडेंस टू अफूर। अफूर का मतलब होता है ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू, जिसका रिव्यू हो रहा होता है। इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी बॉडी जिसने कंप्लेन कर रखी होगी। इंटीमेट द अफूर एज टू द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। इन केस ऑफ अ रिव्यू राइजिंग आउट ऑफ अ रेफरेंस रिसीव फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनको बता दिया जाएगा। एंड कंसिडर मैटर कंप्लीट एंड इन्फॉर्म द अफूर अकॉर्डिंगली। 5 पॉइंट, 6 से 7 लाइन, आधा पेज, इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है। तो मेरे को पहला क्वेश्चन मिलता है 24 का बी। तो नवंबर 23 आरटीपी में से कौन कौन से क्वेश्चन रिवीजन में करने अपने को, 24 का बी। आंसर सेम है पर क्वेश्चन नया मिले तो अपने को याद होना चाहिए कि क्या लिखना है, एक्शंस दैट मे बी टेकन, तो वो लिखना है अपने को, एक्शंस दैट मे बी टेकन। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस। CA Kushal has been appointed as an investigator by XYZ and Associates while undertaking the assignment of investigation. The subordinate staff of CA Kushal inquired about the following issue. 6 मार्क का आंसर होगा अगर आएगा तो। 3 क्वेश्चन है। Whether an investigator is required to undertake the 100% verification approach or whether he can adopt selective verification. 100% करनी चाहिए उसको तो, investigator अब auditor नहीं हो। Whether investigator require necessary assistant of expert? No. If he needs, then only he can obtain. Whether investigator can retain working papers or no? यस, जो भी उसके सिलेक्टिव है वो। तो ये आपका है इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 नया क्वेश्चन। देखो, the answer to this question depends upon the exact circumstance of the case under investigation. If the investigator has to establish the amount of cash, तो वहां पर तो क्या करना पड़ेगा उसको, he has no option but to carefully examine all the cash vouchers and traded records। तो सारी चीजें उसको देखनी पड़ेगी, बराबर। बट आप कुछ चीजों पे क्या कर सकते हैं, वो टेस्ट चेक कर सकते हैं। टेस्ट चेक का मतलब होता है सैंपल, वो उसके ऊपर होगा, डिसाइड करेंगे। तो दोनों फॉलो कर सकता है। सर, whether an investigator necessarily requires assistance of expert? Often an investigator may feel necessity of obtaining views and opinion of experts in various fields to properly conduct the investigation. अच्छा, तो क्या बोलते हैं, it would be therefore proper for investigator to get the written consent of his client to refer special matters to the expert. And जो भी कॉस्ट वॉस्ट होगी वो पहले से बात कर लेने का। तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ उसको एक्सपर्ट चाहिएगा कुछ एरियाज में, पर आपने को ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि भैया अपने वो क्लाइंट से पहले बात कर लीजिए, क्योंकि उसका डेटा जाएगा ना एक्सपर्ट के पास। तो असाइनमेंट उसने अपने को दी है, पर भैया उसका डेटा जाएगा ना एक्सपर्ट के पास। Another important precaution is that the investigating accountant should retain his files, full notes of the work carried out, copies of schedule and all working papers, annexures, facts, figures, records of conversion and the like similar चीजें। This will help him, क्या होगा, this will help him in collating the facts, events and later in drafting the report। बस सारी चीजें चाहिए क्या, वर्किंग पेपर्स बना के आप रख सकते हो, उसमें सब कुछ लिख देंगे, annexures, facts, figures, record of conversation and the like, and this will help him in drafting the report, collating the facts and events। क्लियर है, ABC। नया क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, सेम मॉडल का क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है। देख रहे आपको, मनीधरी एंड को हैज बीन अप्रोच्ड बाय राजू लिमिटेड, a company engaged in iron and steel manufacturing company. The company has been facing following operational issues: penal interest for delayed payment to the overseas vendor despite having enough cash flows, and despite having regular production, enough inventory, delays in shipping the final goods. As a partner of Manidhari, through detailed discussion with senior management, you have conducted all these delays are because of long decision making cycles of the company. Long decision making, कौन से ऑडिट चाहिए, माँ या ओवा? माँ। क्या चाहिए, माँ। तो माँ और ओवा का आप डिस्टिंग्विश लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखोगे, क्वेश्चन छापोगे, बोल दोगे यहाँ पर माँ चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम है ऑपरेशन में, पर बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की बात होती है माँ के अंदर। चेक कर लेते हैं आंसर, मॉडल का क्वेश्चन है, नो न्यू चेंज। 22 नंबर,
माँ वुड बी रिकमेंडेड इन दिस केस। तो माँ और ओवा का डिस्टिंग्विश लिख दिया, पूरा कंटेंट लिख दिया, इन द अबाव केस क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन छाप दिया, कंक्लूजन, माँ वुड बी रिकमेंडेड इन दिस केस। क्लियर है? चलो देखो, ये करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा जो हमने पढ़ रखा है वो चीज़ें याद है कि नहीं है। 24 सॉरी 21 शायद कुछ नया सा दिख रहा है। PKS and associates are the auditors of a listed company having an aggregate debt burden of 10,000 crores. The company defaulted due to failure of corporate governance across all its group companies and windowed raise its financial statement. Okay. Further, upon receipt of a report from ROC, the MCA directed SFIO to investigate into the affairs of company and subsidiaries. Okay. Investigation chapter भी आ रहा है थोड़ा सा. SFIO report highlighted failure on the part of the audit firm to report fraud in the company to CG. Okay, एक second. SFIO ने क्या बोला? Audit firm ने fraud report नहीं किया to CG. ऑडिट फर्म ने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया टू सीजी। 10,000 करोड़ था, हमको तो 1 करोड़ के ऊपर ही करना होता था। 143.12 ओके। साइफनिंग ऑफ एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड मेनी अदर लैप्सेस इंक्लूडिंग कल्यूजन इन फ्रॉड बाय द ऑडिटर देमसेल्फ, इंक्लूडिंग कल्यूजन इन फ्रॉड बाय 140 सब सेक्शन 5 भी आ गया, उसने भी फ्रॉड किया है। MCA filed a petition before NCLT for the removal of auditors and final order was passed by NCLT highlighting the collusion between management and auditor for falsifying books of accounts. Comment on the above situation with reference to consequences for the auditors under Companies Act. तो 145 की थ्योरी लिखोगे, यहाँ पर क्लियरली बोल दिया ऑडिटर वाज इन्वॉल्व, ऑडिटर ने फ्रॉड किया। 140 सबसेक्शन 5 एस के डिस्क्वालीफाइड, रोड पे कहीं भी मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं छोड़ेंगे, नंगा करके मारेंगे। याद है ऐसा कुछ अपन पढ़ते थे? 5 साल के डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ऑल द कंपनीज, साथ में 447 भी लगेगा आपको, साथ में आपको रिमूव भी कर दिया जाएगा, आपको प्लस आपको ऑडिटर की जो पेनल्टी है 143.12 वाली, लिस्टेड कंपनी है 5 लाख और 1 लाख होता था, 5 लाख की पेनल्टी लगेगी 143.12 में, 5 लाख की पेनल्टी। नया क्वेश्चन, घुमा फिरा के पूछा, नया क्वेश्चन देख लेते आंसर। देखो 145 का आपको सामने थियरी दिख रहा है, तो ये पूरा 145 का है। फिर ऑडिटर शैल आल्सो बी लायबल फॉर 5 लाख फॉर फेलियर टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सीजी अंडर 143, वही 12, 13, 14, 15 लाइन से सेक्शन से सारे हो गया आंसर। समझ आया? इजी है क्वेश्चन इजी, नया क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो 145 अपन ने ढूंढा एंड 140 से वो पेनल्टी आ गया आपकी। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए आगे। क्वेश्चन During the tax audit of fiscal loss का क्वेश्चन है, it is noticed by you that the company is deducting ESI and PF from the remuneration of employees. ESI and PF, okay, in accordance with the requirements of applicable laws. The contribution as well together with the company share as employer are paid as per applicable laws. फिस्कल लॉस के हिसाब से आंसर करें, ध्यान में कारो नहीं है, फिस्कल लॉस है। ESI एक्ट है, सब मार्च का कंट्रीब्यूशन है, PF, ESI, EPF, ठीक है। ड्यू डेट ये था, पे किया 14 तारीख को, 15 था 18 को पे किया, 15 था 14 को पे किया, 15 था 18 को पे किया। हाउ यू वुड डील विद अबाव मैटर्स एज अ टैक्स ऑडिटर वाइल अपलोडिंग? रिपोर्ट करना है नहीं करना है, क्वेश्चन वही है। सो देखो, जो ड्यू डेट से पहले की पेमेंट होती है, ड्यू डेट से पहले लाइबिलिटी अंडर 43B वाला जो पॉइंट है, लाइबिलिटी 43B तो 26 क्लॉज में होता है, एंड जो ड्यू डेट के बाद पे किया होता है वो डिफॉल्ट किया है, तो एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन दे के हायर किया, तो सारी एम्प्लॉयज़ का जो ड्यू होते हैं क्लॉज नंबर 20 में आते हैं। अगर आपने वो मेरा स्टोरी वाला पढ़ रखा है, जिन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ रखी, आप अपने मेरे चैनल पे टैक्स और क्लॉजेस का स्टोरी देखोगे, आप वहाँ से उसको सारे क्लॉज को रिकॉल कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ को बोनस और कमीशन देके हायर किया, तो एम्प्लॉयज़ का जो डिफॉल्ट होते हैं वो 20 में आते हैं, एंड दूसरे वाले जो अगर ड्यू डेट के विद इन पे किए तो वो 43B है, तो लाइव 26 क्लॉज नंबर 26 लाइबिलिटी अंडर 43B 4 2 का 4 3 का 6 अगर आपने पढ़ रखा है तो। नया क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 20। आंसर देखते हैं। देखो, जो डिफॉल्ट किया है, जो ड्यू डेट के बाद पे किया है, बेसिकली
द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर वेरियस फंड्स आर टू बी रिपोर्ट इन द क्लॉज 20B. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ गए हैं? द ड्यू डेट, आई थिंक मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, ड्यू डेट फॉर पेमेंट वाज 15 अप्रैल दोनों की, एंड अपन ने कब पे किया? 14 अप्रैल एंड 18 अप्रैल. जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ जा रहे हो? 20B में जा रहे हैं. 20B कहाँ जाएंगे? 20B. द रिक्वायरमेंट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट एंड टैक्स व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन एंड द अलाउबिलिटी और अदरवाइज. खाली ये एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि आपको 20 में लिखना पड़ता है. देयरफॉर ऑल अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबव are to be reported irrespective of the fact whether they have been deposited before the due dates or not. एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों, क्या एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा? 20B में जाएगा. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा? 20B. ध्यान रखिएगा, मैंने ड्यू डेट वाला बताया वो गलत बताया. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा? 20B में जाएगा. ठीक है, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वो कहाँ जाता है? क्लॉज 26 में जाता है. वो लाइबिलिटी अंडर 43. 2 का डबल ऐसा करते हैं अपन, 2 6 है, 43 है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6. अगर आपको तरीका याद होगा तो वो कहाँ जाएगा? अपने 26 में जाएगा. However, the फिर any sum payable as an employer by way of contribution to PF, superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees be allowed as deduction the previous in which the amounts are paid. However, this deduction is available in respect of any sum which is actually paid by the assessee on or before the due dates applicable in case of for furnishing the return of income under 139(1). तभी आपको deduction मिलेगा. Since the employer's contribution like ESA and PF have already been paid well before the due date of furnishing the return of income, the same would be reported under 26, providing the details of the employer's contribution paid before the due date of furnishing the return of income of the company. Paid before the due date of furnishing return of income. तो जब तक मेरा ITR V जाता है, मतलब ITR जाएगा, उससे पहले अगर मैंने भर दिया तो आप इसको 26 में लिख दोगे. तो एम्प्लॉई का 20 में, एम्प्लॉयर का 26 में, प्रोवाइडेड इज पेड. नॉट ड्यू डेट नहीं देखने अपने को, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट देखना है. आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना, डिपेंडिंग अपॉन द असेसी आप कौन हो, आपका जो भी ड्यू डेट आता है उसके पहले आपको करने का है. ठीक है, तो 20 वाला नया क्वेश्चन. Then 19. Plus insurance agree to insure a large commercial client. Due to the size of the client operation, there is a potential it could suffer substantial. It would be financially difficult for Plus Insurance to pay the entire claim itself. To spread this risk, it contract minus insurance. अच्छा, plus minus मस्त नाम रखा है. To cover a portion of it, minus because it on the condition it receives its portion of the premium the client has paid to Plus. Briefly explain the insurance arrangement in the present case and its types. To spread this rate contract minus to cover a portion of it, minus because it on the condition. यहाँ पर कोई टाइपो एरर है इंश्योर की तरफ से. प्रीमियम शेयर करना है तो मतलब ये तो री इंश्योरेंस का पार्ट है. तो री इंश्योरेंस का हमारे सिलेबस में 2 ही है, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी. फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी, तो वो वाला आंसर है, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी वाला आंसर. सो री इंश्योरेंस को आपने एक्सप्लेन किया एंड 2 टाइप के इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस है फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी. बस, नो न्यू क्वेश्चन. टाइप ये आपने बता दिया, री इंश्योरेंस का एक्सप्लेन कर दिया. 2 टाइप है, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी. फिर ट्रीटी के ना प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल वो बता दिया, उतना ही लिखने का. नो न्यू क्वेश्चन. देन 18 बैंक ऑडिट का क्वेश्चन, रिपीटेटिव मतलब आता ही है. तो सी सुंदरम इज एन एंगेजमेंट पार्टनर कंडक्टिंग अ स्टार ऑडिट ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक. तो यहाँ से मिल गया बैंक ऑडिट का क्वेश्चन. द बैंक ऑपरेट्स ऑन CBS प्लेटफॉर्म एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ NPS इज सिस्टम बेस्ड इन अकॉर्डिंग विद RBI गाइडलाइंस. ठीक है, he wants to be assured of satisfactory operation of internal control in this respect. He wants to be sure that there exists an internal control system in the bank which not only prevents and reduces the risk of loan assets becoming NPA at initial stage but send out timely signals to the bank subsequently. He is putting considerable importance on effective credit appraisals. ठीक है, while carrying out a walkthrough of internal control over advances of banks, especially in areas of credit appraisal and credit monitoring, identify any 4 specific controls. 4 specific controls मॉडल का क्वेश्चन है for NPAs. ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि मॉडल में भी अपडेशन आई थी तो ये पढ़ के आना पड़ेगा.
डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करके जाने का है। बाकी ऊपर का पूरा स्टोरी है, पूरा स्टोरी क्या पूछा है, खाली 4 स्पेसिफिक कंट्रोल विच यू मे बी लुकिंग फॉर एनपीएस। यूज ऑफ थर्ड पार्टी सोर्स इन द बैंक फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। अपन उसको क्या करेंगे, सैंक्शन स्टेज पे देख लेंगे, तो क्या होगा, उससे रिस्क मिटिगेट हो जाएगा हमारा, रिस्क जीरो तो हो नहीं सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, स्पेशल मेंशन होगा एसएमए फॉर अर्ली रिकरेक्शन, जैसे कि वो एक दिन का 0 to 30 डेज अगर आपको पता होगा डिफॉल्ट होता है तो। इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन बैंक विद ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स टू डिटेक्ट स्ट्रेस एंड रिड्यूस स्लिपेजेस इनटू एनपीएस। रिपोर्टिंग ऑफ रीपेमेंट बिहेवियर ऑफ बोरोवर्स इन देयर लोन अकाउंट्स टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। उनको बता दीजिए कि सिविल वालों को भी ये लोग नहीं पैसा दे रहे हैं। तो ये 4 हो गया, 4 सिग्नल से, ठीक है, 1 2 3 4। अगेन इंपॉर्टेंट, कुछ कैलकुलेशन करने को पूछा है। PQS and Associates are one of the joint auditors of KNO Bank for the year 2022-23. While auditing KNO Bank, again बैंक ऑडिट का क्वेश्चन में बोल दिया उसने बैंक KNO बैंक है, पर जॉइंट ऑडिटर से तो हमें नहीं पता कि ऐसे लगाना है कि बैंक लगाना है। अभी यहाँ पर तो टॉपिक का नाम लिखा है तो हमें पता है, पर अगर एग्जाम में आता है मुझे नहीं पता, जॉइंट ऑडिटर भी हो सकता है, बैंक ऑडिट भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, तो बैंक दे रखा है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, आपको एक्सप्लेन करना है। एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, एज एन ऑर्डर ऑफ KNO बैंक, व्हाट इन्फ्लुएंस यू वुड ड्रॉ by comparing the ratio of net NPA to net advances with other public sector banks, So देखो, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ NPA हो जाता है, प्लस कुछ और एडिशंस हो गए होंगे वो, ठीक है, माइनस कुछ रिकवरेबिलिटी का कुछ है तो वो। नेट NPA में क्या होता है, अपन प्रोविजन माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, प्रोविजंस, ठीक है। अब रेशियो ऑफ अगर आप देखोगे नेट NPAs टू नेट एडवांसेस, तो भैया नेट एनपीए क्या है कि अदर पब्लिक सेक्टर बैंक से इस वाले बैंक का जो KNO का है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, प्रोविजंस ढंग से नहीं कर रखे होंगे। क्या प्रोविजंस ढंग से नहीं कर रखे होंगे, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। ग्रॉस एनपीए रिप्रेजेंट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनपीएस एज इंक्रीज बाय फ्रेश एनपीए, मतलब एडिशंस हो गया, रिड्यूस बाय अपग्रेडेशंस, रिकवरीज एंड राइट ऑफ्स, ठीक है। नेट एनपीएस आर अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ टोटल प्रोविजन हेल्ड अगेंस्ट एनपीएस, तो प्रोविजन माइनस करके नेट आता है। इन द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू पार्क अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनपीएस एंड अदर सर्टेन एडजस्टमेंट्स, द नेट एनपीएस टू नेट एडवांसेस रेशियो इज हायर इन केस ऑफ KNO बैंक एज कंपेयर टू द अदर बैंक, तो वो हायर है। इट शोज दैट देयर इज अ रिस्क दैट द बैंक कुड नॉट हैव मेड रिक्वायर्ड प्रोविजन एज पर RBI गाइडलाइंस। तो क्या होगा, हायर नेट एनपीएस टू नेट एडवांस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी एंड द रिस्क ऑफ अंडर प्रोविजनिंग। भैया आपने बहुत अंडर प्रोविजनिंग करके आपको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, और वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कीपिंग इन व्यू द अबव, द ऑडिट प्रोसेस हैव टू बी टेलर्ड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्रूशियल एरिया। नया क्वेश्चन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन थे, कैलकुलेशन नहीं आई है, पर डेटा दे रखा था, अपन कैलकुलेट भी कर सकते थे एग्जाम में। नया क्वेश्चन है, मार्क कर लिए, मार्क कर लिए। सिक्सटीन लग रहा है LODR का क्वेश्चन। SPS Limited, listed entity, has issued has constituted various committees instrumental in robust corporate governance practices as necessitated by prevailing legal and regulatory obligation. Over the course of the financial year 2022-23, several significant matters emerged which were deliberated upon during the respective committee meetings. Complaints and requests received for non-receipt of refund amount relating to subscription to the right issue, okay, taken on this were reviewed periodically, okay. Various measures taken by the company to enable security holders to claim hitherto unclaimed dividends, IPF wala, okay. Upgraded evaluation criteria for the board, its committees and directors were approved. Omnibus approval for transaction with RP were granted on annual basis. Identify the name of the committee which would have likely discussed this issue along with reason for the same. सोचो, आराम से सोचो, सोचो। शेयर्स को लेकर नाटक होता है तो कौन सी कमेटी होती है सर, SRC स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। नीचे IPF में भी वो डिविडेंड की बात है तो शेयर वाली बात हो तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, तो SRC स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, SRC। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द बोर्ड, NRC,
ऑडिट कमेटी, SRC, SRC, NRC, AC. SRC, SRC, NRC, ऑडिट कमेटी. इजी है. SRC, SRC, NRC और AC. इजी क्वेश्चन. AB Limited is a listed entity ranking in top 5. Oh, AB Limited, भाई साहब क्या बात है. Top 500 listed entity. You are required to comment on the following circumstances in the light of provision of SEBI LODR. Top 500. Okay, the board of directors of AB Limited comprises of total 5 directors. Okay. Independent director did not hold any meeting in the financial without the presence of non-independent members of management. गलत है, एक तो होनी चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ एबी लिमिटेड डाइवर्स पॉलिसी बोर्ड डाइवर्सिटी. बोर्ड डाइवर्सिटी का काम होता है एनआरसी वालों का, ना वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े पैसे वाला होना चाहिए, प्रमोटर, क्या बाइफर्केशन का. बोर्ड डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति भात के लोग होने चाहिए, वो वाला. द चेयरमैन ऑफ SRC इज अ एग्जीक्यूटिव. नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव. AB Limited submitted quarterly compliance report on corporate governance for the year 30th September 22. 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 21 दिन 25 को दिया है, 21 अक्टूबर तक जानी चाहिए. ये गलत है. 4th गलत है, 3rd गलत है, NRC का काम है. 2nd गलत है क्योंकि उसमें एक मीटिंग तो उसको विदाउट दी प्रेजेंस में एक मीटिंग तो करनी पड़ी चाहिए. एंड द बोर्ड कंप्राइज ऑफ टोटल 5 डायरेक्टर्स. तुम 6 होने चाहिए ना, 6. अगर आपको याद होगा सर 1 2 3 टोटल पढ़ लेते हैं 6 लिस्टेड एंटिटी, तो 6 होने चाहिए थे. 1 2 3 5 6. हाँ ऐसा पढ़ते थे अपन. OPC, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड एंटिटी, मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए थे. सब गलत है. 5 मार्क का आंसर. Top 2000 listed entities shall have minimum 6 directors. Non-compliance. Listed entity shall hold at least 1 meeting in a financial year without the presence of non-independent director. तो ये भी गलत है. There is a non-compliance. To diverse a policy and board is a rule of NRC. तो ये भी गलत है. Sir, chairman of SRC should be non-executive. तो ये भी गलत है. क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है. बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन. मैनेजेबल. सो क्वेश्चन नंबर 15 मैनेजेबल. Sabu Limited is an investment company preparing its FS. CFS का क्वेश्चन आ गया. In accordance with Ind AS, the company obtains various from investors and ओ भाई साहब सेम क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन. एग्जाम्शन वाली बातें बतानी है, एग्जाम्शन वाली बातें बतानी है. कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो कौन सो करना है. आपको इंड एस में एग्जाम्शन दिए, कंपनीज एक्ट में नहीं है. कंपनीज एक्ट के हिसाब से कौन सो करना है. मॉडल क्वेश्चन, नो चेंज. ठीक है. Come to 13. In the financial year 22-23, Moksha Limited faced an extraordinary event, earthquake, which destroyed a lot of business activity of the company. These circumstances indicate material uncertainty on the company's ability to continue GC. Clear हो गया. ऐसे 570 का क्वेश्चन है. Clear. Due to such event, it may not be possible for the company to realize its assets or pay off the liabilities in the course of business. The financial statement did not, and the notes do not disclose the fact. What kind of opinion you will give? ऐसे 570 का रेफरेंस देंगे ना, अपन देंगे एडवर्स ओपिनियन. ये सेम क्वेश्चन है, पास क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है. जिन्होंने हमसे पढ़ा क्वेश्चन बुक का अपना 3rd या 4th क्वेश्चन, भैया सब कुछ हिल चुका है. कौन सी ओपिनियन देनी है अपने को? एडवर्स ओपिनियन देनी होती है. कौन सी ओपिनियन? एडवर्स.
13 है एडवर्स ओपिनियन। फिर लोग ने एडवर्स ओपिनियन पैरा भी बना दिया, ओपिनियन पैरा लिख दीजिए और बेसिस वाला पैरा लिख दीजिए, एडवर्स ओपिनियन। क्लियर, इजी क्वेश्चन। 13B, हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ यूएम पैरा इन द रिपोर्ट डिफर फ्रॉम कैम। तो पहले कैम का जो भी बातें पढ़ रखा है वो लिख दीजिए और जो भी यूएम का बातें पढ़ रखा है वो लिख दीजिए। तो दोनों का डिफरेंशिएशन बताना है। कैम लिस्टेड को एप्लीकेबल है, यूएम सब को एप्लीकेबल होता है। कैम मैंडेटरी होता है अगर लिस्टेड कंपनी में, हमेशा जाएगा यूएम मे और मे नॉट बी देयर। कैम इट इज नॉट अ सब्सिट्यूट वाला जो पॉइंट है ना, इट इज नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन एफएस, नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर गोइंग कंसर्न, नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन। बराबर, कैम की सारी बातें लिख दी है। कैम का तो हमने जो कम्युनिकेट किया होगा। ईओएम क्या होता है हमारे हिसाब से, क्या है वो एफएस में आ गया है, मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज कर दिया गया है। कैम होता है हमने जो कम्युनिकेट किया उससे रेफरेंस आता है। तो जो भी डेफिनेशंस आपने पढ़ रखे उसको छेप नहीं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट यहाँ, डिफरेंस ऑफ कैम एंड ईओएम। डायरेक्ट क्वेश्चन रेयर इन द एग्जाम, क्योंकि पेपर केस बेस आता है। हाँ, कहानी बना के पूछ ले, बोल देगा कि योर असिस्टेंट वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ कैम एंड ईओएम, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैनेजेबल है भी। 12 नया क्वेश्चन। XYZ Limited involved in hospitality business appointed Charan and Karan associate, Charan and Karan, okay, as a stat auditor for their financial year 22-23. Management of XYZ, while drawing up the FS for the sale period, decided to add the following statement after cash flow as supplementary information to be presented with the FS. No specific mentions or label were addressed to this supplementary information. Total booking during the year ऐसा कुछ दे रखा है लोग ने, एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग एंड बुकिंग के रेशियोज दे दिए। काइंडली गाइड द ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ SS7 विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द एफएस। नया क्वेश्चन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पर। एक सेकेंड ना, ये रहा क्वेश्चन बुक पेज नंबर 473, क्वेश्चन नंबर बी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का कंटेंट। क्वेश्चन बुक में ये रहा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का कंटेंट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं तो आरटीपी या मॉक में पहले आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम क्वेश्चन वैसा वापस से आ गया। तो सप्लीमेंट्री की चीज़ें ऑलरेडी अपनी क्वेश्चन बुक में कवर है। तो जिन्होंने आपसे FT SFT रेगुलर पढ़ रखा है, आपके क्वेश्चन बुक में ऐसे 700 में बी वाला क्वेश्चन पेज नंबर 473 में है। जिन भी बच्चों को क्वेश्चन बुक चाहिए, यू कैन गो टू www.let'slearnindia.in, वहाँ से आप क्वेश्चन बुक स्पेसिफिकली ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन है टिल नवंबर 22 एंड May 23 का मॉक और आरटीपी। May 23 का सजेशन अभी आया है, वो नहीं है खाली, बाकी सारा कवर्ड है। क्लियर है? फिर भी मैंने मार्क कर लिया क्योंकि करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी ऑडिट। CAF has been appointed as the stat auditor of XYZ for the financial year 22-23. XYZ has one subsidiary, namely AT Private Limited, whose stat auditor is CAB for the financial year 22-23. Okay. CAB issued a qualification in CARO 2020 for AT Private, अच्छा subsidiary के auditor ने, stating that short-term funds raised were utilized for long-term. Okay, short-term, long-term loan, short-term, long-term default in repayment of borrowings. Okay. While CAF decided to include the aforementioned qualification in the audit report of the CFS for the year 2023. The management of XYZ argued CAF is not obligated to take into account and report the qualification given by CAB in the audit report of subsidiary in the CFS for the year 2023. Tough question. Discuss as per CARO. क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्ड इन कारो रिपोर्ट, तो क्लॉज नंबर 21 भी बैठ सकता है। सोचते एक बार, पहले थोड़ा ड्राइंग कर लेते क्या क्या किया है लोग ने। XYZ का ऑडिटर, ATPL इज B। इसने कारो में क्या किया, क्वालिफिकेशन किया। क्यों? बिकॉज शॉर्ट टर्म मनी वॉज यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज।
Fidas APC has statutory dues and it defaulted. तो क्लॉज नंबर 9 डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, देखिए 9 कॉन्ट्रवेंशन हुआ। अब एफ क्या करता है, जब वो कॉन्सो कर रहा था उसने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि उनकी कारो रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन थी। पर पता अपन ऐसा पॉइंट पड़ा था, क्लॉज नंबर 21 कहते थे अपन, कि अगर कारो की रिपोर्ट में सब्सिडरी की जो कंपोनेंट की जो रिपोर्ट है, कारो रिपोर्ट, उसमें अगर क्वालिफिकेशन है तो जो होल्डिंग का ऑडिटर होता है उसको क्रॉस रेफरेंस करना होता है। इफ़ यू रिमेंबर ऑल दिस, याद है ऐसा कुछ? तो उसको क्लॉज 21 में लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो देख लेते आंसर। क्वेश्चन क्लॉज 21, CAF must include a comment in the CFS or report regarding whether there are any qualification or advertisement in the CARO reports of the companies included in CFS. CAF should incorporate the qualification made by CAB into the audit report for XYZ's CFS. अच्छा, तो अपन ने आधा पार्ट तो राइट बोला कि जो होल्डिंग का ऑर्डर है वो कहाँ लिखेगा, वो कारो रिपोर्ट में लिखेगा उसके, ठीक है। और जो हमारा CAB था, जो सब्सिडरी का ऑर्डर था, उसको अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, जो गलत काम किया उन्होंने। रुक जाओ। CAF should incorporate the qualification made by CAB regarding short term long term into the audit report of XYZ CFS। मतलब तो 21 में तो कारो में रिपोर्ट करोगे, आप अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई कर सकते हो उसमें, बिकॉज ऑफ दैट रीजन CAF must provide the para number of CAB's report while qualification is stated, जहाँ भी क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट का कंटेंशन, मतलब क्वेश्चन कंक्लूजन, CAF is obligated to incorporate the qualification CAB's कारो रिपोर्ट for AT Private Limited into the auditor's report for XYZ's CFS for the financial year as well as necessary details as per CARO 2020। तो CARO 2020 में 21 में जाएगा उसके, प्लस ऑडिट रिपोर्ट में वो क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी। तो भैया अपना जो हीरो है CAF वो राइट है, खाली उसने क्या किया, उसमें नहीं लिखा, वो गलत किया, पर जो उसने ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई की वो चल जाएगी, वो राइट है। 21 वाला अपना पॉइंट राइट है, वो अपना मिस हो गया कि भैया आप उस रीजन से क्वालिफाई भी कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। नया क्वेश्चन मार्केंगे क्लॉज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 21 पे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, पहली बार आया है। समझ में आ गया कैसे देखते हैं? उसकी रिपोर्ट में अगर क्वालिफिकेशन है कारो रिपोर्ट में, तो मेरे को मेरे 21 में लिखना पड़ेगा, प्लस उसकी वजह से मैं मेरी CFS की जो रिपोर्ट है वो भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, CA Paras have been appointed as the CFO of Prashant Limited. In this role, CA Paras has taken the task with the responsibility of ensuring that the company's entities' duties are conducted as per relevant laws and regulation. Okay. As a part of his duties, CA Paras is emphasizing the importance of adhering to all applicable laws and regulations. He is focusing on compliance with laws and regulations. SA 250. CA Paras is highlighting the significance of avoiding any non-compliance, as certain laws and regulations may impose penalties. Now, CA Paras wants to implement policy and procedure that can assist in prevention and detection of non-compliance of laws and regulations. Examples, same question, SA 250 का। ये ना बुक में CA जैज वाला है, पास क्वेश्चन है, क्योंकि पेज नंबर 403 क्वेश्चन बुक, CA जैज वाला एग्जाम्पल, CA जैज बाय साइटिंग एग्जाम्पल सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये वाला आंसर है, सेम क्वेश्चन, नो न्यू वैरायटी। Ninth, Mr. Shreyansh, while performing the audit of Red Stock and Silver Sand Limited, which was involved in phosphorus mining, decided to appoint editors expert for the valuation of, तो श्रेयांश ऑडिटर है, उसने ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया फॉर वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटी एंड साइट क्लीनअप कॉस्ट। रेड रॉक एंड सिल्वर सैंड लिमिटेड रीअपॉइंटेड मिस्टर शीतल एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर एंगेजमेंट। मैनेजमेंट ने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को किया। फॉर द लास्ट 5 years मैनेजमेंट हैज बीन अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड मिस्टर शीतल। मिस्टर शीतल कैलकुलेट द एनवायरमेंटल लायबिलिटीज pertaining to completed mining sites and the site which would be discarded in the near future, ठीक है। Mr. Shreyansh, after performing the inquiries with management, was of the opinion that the objective of the independent expert cannot be questioned just because he was appointed as their expert.
Hence, there is no need to raise a question on the objectivity of Mr. Sheetal or on the work performed for the company. However, the audit partner was of the opinion that the audit team needs to evaluate the objectivity of an expert, irrespective of the fact he was appointed by an independent expert. Kindly guide the audit partner. मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो ऐसे 500 का रेफरेंस देंगे अपन, ऐसे 500 का रेफरेंस, वो 3 पॉइंट थे ना, ऑब्जेक्टिवली चेक करना है, फिर वो बीच में उसका काम चेक करेंगे, फिर वो आरआरआर से चेक करेंगे, तो ये है आंसर ऐसे 500 का। ऐसे 500 का रेफरेंस, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। पूरा गाना गाया तो ऑडिट पार्टनर यहाँ पर सही है, उसने नहीं चेक किया वो गलत है। कंटेंट क्या लिखोगे, आई विल शो यू। ये लिखना अपन ऐसे 500, इवैल्यूएशन ऑफ कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपर्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट एंड एविडेंस। फिर ये अपन कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करते थे सर उसकी, सर the auditor may obtain information regarding competence, capabilities, objectivity of management expert from variety of such sources such as personal experience with the previous work of that expert, discussion with that expert, discussion with others who are familiar with that expert work, knowledge of that expert qualification, published papers, books and written by that expert. In the above के छापने का कंक्लूजन जो ऑडिटर था वो गलत है, एंगेजमेंट पार्टनर जो था वो सही है, हो गया आंसर खत्म। द क्वेश्चन वाज ऑन ऑब्जेक्टिविटी, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, इजी, खत्म। सो ऐसे के क्वेश्चन भी इजी थे, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अपन ने मार्क कर ले ये क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन करें। 24 का बी है, 23, 21, 20, 18, 17, 12, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है जो आपको डिस्क्रिप्टर से करने रिवीजन के टाइम पर, ठीक है। अब एमसीक्यूज कर लेते अपन। मैं लास्ट में दिखा दूंगा, आप फोटो खींच लीजिएगा उसका। Rainbow Non-Bank Limited, a non-systemically important non-deposit taking NBFC, was operating appropriately at the start of COVID-19. Due to unforeseen conditions that during the pandemic and after that, the operating revenue of the NBFC started decreasing. Following is a portion of net owned funds of the company during the last financial years. Net owned fund. ठीक है। Rainbow Non-Banking appointed Tirthankara and Company as the star auditor for the 22-23. Rainbow Non-Bank was involved in refinancing of accounts payables of other companies, that is paying to accounts payable. ठीक है, स्टोरी चल रही है। To test for understatement and existence or valuation of accounts payable, मतलब creditors, Mr. Abhinandan engagement but decided to test, record and refinance accounts payable on a sample basis. ठीक है। He did not identify any misstatements. While performing audit procedure the month of March 2023, it was noticed by Abhinandan that senior sales manager from Rainbow agreed to refinance the accounts payable of Opal Stones India Limited. But on the due date, he issued payment to his personal account instead of issuing payment to accounts payables of Opal. अच्छा खुद में ऐसा fraud किया. The matter was flagged by him to audit committee and the amount was subsequently recovered. Due to this, Opal Stone had to pay an additional amount of 4 crore over and above the amounts of account payable of 25 crores. Oh, झोल से पड़ा हुआ. As Opal Stone had to shell out extra fund to the abide, was proposing to file a suit against the company. However, negotiation was going on between two companies to settle the matter. There was no disclosure of this. Okay. No further observation was identified. Abhinandan, he is considering to express an unmodified opinion in the above situation. Unmodified दे रहा है. He also approached EQCR to review the working papers. ठीक है, कहानी देख लेते क्या है. While reviewing the working papers of Mr. Abhinandan, the EQCR identified the audit procedure followed to test for understatement in existence for valuation of accounts payable. Refinance is not relevant. However, Abhinandan did not understand the comment provided by his EQCR. Kindly guide Abhinandan with respect to the relevance of the audit procedure by selecting the appropriate audit opinion from below. तो EQCR तो रिव्यू कर रहा है, तो EQCR ने कुछ कमेंट मारा, क्या बोला कि भैया कुछ जरूरत नहीं था, तूने फिर भी क्यों चेक किया. Relevance deals with the logical connection with on bearing upon the purpose of the audit procedure and where appropriate the assertion under consideration. In the current test, क्या कह रहा है? In the current case, testing accounts payable by following stated audit procedure will be relevant for testing overstatement in existence or valuation of accounts payable and not their understatement. अच्छा, पहला लाइन तो सेम है. In the current case, testing accounts will be give comfort on completeness and valuation, but not on existence. The relevance of the information to be used as audit evidence, and therefore of the audit evidence itself, is influenced by source, nature, and the circumstances under which it is obtained, including the controls over preparation. जबरदस्त डाल दिया तो
The relevance of audit evidence is increased when it is obtained from the independent source from the entity. So you have to choose the correct answer. Question कह रहा है the EQCR identified that the audit procedure followed to test for understatement in existence और valuation of accounts payable refinance कर रखा है तो understatement overstatement होना चाहिए. overstatement के लिए चेक करेंगे. मेरे हिसाब से A होना चाहिए. 1 का A. 2. During the review of Abhinandan's working paper, the EQCR observed that the Rainbow's performance was subpar, with the net own fund standing at 2.5 crores at the close of 22-23. The EQCR believed that Abhinandan was expected to include the NOF in auditor certificate for the year end. Abhinandan disagreed with the same. Can you please provide guidance on the accurate reporting obligation? Every NBFC is required to submit a certificate from STAR that it is engaged in business of NBFC, required to hold certificate of registration, it is eligible to hold it. Certificate with reference to the position of the company is required to be submitted as of 31st March. NBFC with a net on fund below 200 lakh shall submit a certificate. ये तो गलत है. A certificate from STAR auditor with reference to the position of the company at the end of 31st March may be submitted to the regional office of the department of NBFC. However, the same is not mandatory. देना तो बराबर बोला है पर same is not mandatory ये गलत बोल दिया. गलत है. Only for NBFC MFI, a certificate from STAR auditor with reference. गलत है. Approved answer क्या आएगा? A. अपने को देना ही पड़ता है. NBFC वाले चैप्टर का क्वेश्चन है 2 का A. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं जहां पर वो NBFC चैप्टर को अट्रैक्ट कर रहा है. डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा पर भैया 2-2 मार्क के MCQ पूछ लिए. रिपोर्टिंग द इशू इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट ऑफ सीनियर सेल्स मैनेजर. फ्रॉड की बात होगी क्लास एम फंसी वाला आंसर. देखते क्या पूछ रहे हैं. Regarding the issue involving the embezzlement by senior sales manager, what is the most appropriate compliance action for Abhinandan under the provision of Companies Act? पूछा भी है Companies Act. As per 92, every auditor shall prepare a written in the prescribed form containing the particulars as they stood on the close of the financial regarding penalty or punishment. Annual return के लिए क्या है? As per 143.12, read with Companies Act, if an auditor of a company believes that there is a fraud of minimum 1 crore or above, उसको रिपोर्ट करना चाहिए CG को. As per 143.12, अगर फ्रॉड 10 करोड़ अबाव का उसको रिपोर्ट करना चाहिए CG को. As per 92, एनुअल रिटर्न प्रिपेयर कर देना चाहिए. अपील जो कर रखे उसके लिए. सर फ्रॉड हुआ है. देखो अगर एम फंसिया का बात है जब वो NBFC का पूछा है, RBI के गाइडेंस पूछा, क्वेश्चन कंपनी एक्ट का पूछा है तो कंपनी एक्ट में गलत काम किया, फ्रॉड किया उसने कहता है एम्प्लॉय ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, मिनिमम 1 करोड़ CG को रिपोर्ट करना चाहिए. तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है अपना 3 का B. क्या बनता है बच्चों 3 का B. 4th, considering the overall maturity of 2 crore rupees, EQCR believes that the Mr. Abhinandan should not issue an unmodified opinion. Mr. Abhinandan however argues that he has not identified any material misstatement. Guide, कौन सी ओपिनियन बराबर होगी? अनमॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस में लिख दीजिए. मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाई कर दीजिए. अच्छा, द ऑडिटर शुड रिकॉर्ड इन द रिपोर्ट इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप दैट मे क्रिएट थ्रेट्स. भाग ये तो फालतू सा है. अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए अलॉन्ग विद यूएम पैरा. फ्रॉड हुआ है तो यूएम पैरा कैसा आएगा? मैनेजमेंट थोड़ी डिस्क्लोज कर रखा है, ये भी गलत है. फिर वो कहता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस लिख दिया. अनमॉडिफाइड में बेसिस तो जाते नहीं तो ये भी गलत हो गया. बचता क्या है बच्चों? बी. समझा? फ्रॉड दिखाना मेरे को, फ्रॉड गलत हुआ है ना तो 4 का इज बी. फिफ्थ, ऑन नोटिसिंग द इशू मिस्टर अभिनंदन क्या कहता है देखो. रिपोर्टेड द फ्रॉड टू ऑडिट कमिटी विद इन 2 days of his knowledge of the fraud, seeking the reply or observation within 45 days. However, neither the audit committee nor the management replied till the 45 day. तो 15 दिन के अंदर उसको CG के पास जाना चाहिए, ऐसा अपन ने पढ़ा था. 15 दिन के अंदर उसको CG के पास जाना चाहिए. 15 दिन के अंदर उसको CG के पास जाना चाहिए. ये कहता है पहला, he shall send a reminder to audit committee. फालतू ऑप्शन, वेस्ट, कैंसल. He shall report the matter to shareholders and seek the reply. ये तो सीखा ही नहीं अपन ने 143.12 में. He shall forward his report to CG along with a note containing the details of his report that was earlier forwarded to the board audit committee. थोड़ा सा relevant ये लग रहा है.
ही शैल फॉरवर्ड इज रिपोर्ट टू CFO। बग यहाँ से क्या अप्रोप्रिएट आंसर है? 5 का इज C। समझा? सी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको दिमाग लगानी है, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे जो बेकार MCQs होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, तो आपको समझ में आएगा भैया कौन सा राइट जा रहा है, तो आपको राइट के प्रति पहुंचना है, खाली राइट के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट MCQ। You are a tax order for manufacturing firm, net profit before tax of the firm is 15 lakh, arrived after debiting all expenses including salary to partner. The partnership deed of the firm stipulates following salary. Partner को दिया, भाई है तेरा हिस्सा। The partner salary is allowable and no inadmissible amount is to be reported under 21C. The partner salary is not fully allowable and inadmissible amount is 2.10 lakh. The partner salary is not fully allowable and inadmissible amount is 15 lakh. It is not fully allowable and it is inadmissible as per 20.10. 21C में रिपोर्ट करें तो ठीक है, 2.5 है ना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द फॉर्म इज 15 lakhs। आफ्टर आपको बताना है कितनी इनएडमिसिबल अमाउंट है, यहाँ पर कह रहे हैं नो इनएडमिसिबल अमाउंट। भाई साहब आप ऐड करते हैं ना उसको, तो 15 लाख 21C में तो रिपोर्ट कर दोगे आप, पर 15 लाख इज इनएडमिसिबल अमाउंट। 6 का नहीं, 15 लाख तो नेट प्रॉफिट हुआ, पार्टनर सैलरी को आप ऐड बैक करोगे तो कितना होगा? 2.5। नहीं, तो देखो अभी ये वाला जो MCQ है कैसे करना है, अब ध्यान से सुनना कैसे करना। देखो अभी सो नेट प्रॉफिट अपना है 15 लाख रुपए का, तो अपन पहले क्या बोलते हैं, अपने को पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो बुक प्रॉफिट में निकालते हो ये 2.5 लाख रुपया पर मंथ है, पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इट विल गिव यू 30 लाख रुपीज़। 2.5 इंटू 12 मंथ्स विल गिव यू 30 लाख रुपीज़। तो 30 लाख मैंने ऐड बैक कर दिया, तो 45 लाख इज माई बुक प्रॉफिट। फिर अगर आपको थोड़ा सा याद होगा पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, सो फर्स्ट 3 लाख पे अपन करते हैं 90%, विच विल गिव मी 2.70। देन बैलेंस 42 लाख पे अपन करेंगे 60%, वो 1.5 और 2.90% का विच वेरीज है, तो 2.70 आया वहाँ पर। अगर आपको तो PGBP याद होगा तो अच्छा 42 लाख का इंटू 0.60 तो आता है 25 लाख 20,000, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं तो आ जाएगा मेरा 27 लाख 90,000। इतना मेरा रेम्यूनरेशन देने को बनता है 27 लाख 90,000, पर अपन ने दिया कितना? 2.5 लाख इंटू 12 महीना, 30 लाख रुपए दिया अपन ने, बनता कितना है 27 लाख 90, पर दिया कितना अपन ने? 30 लाख रुपए दिया, तो 10 लाख इनएडमिसिबल, 210 इज इनएडमिसिबल। आ गया आंसर। सो द पार्टनर सैलरी इज नॉट फुल्ली allowable and inadmissible amount is 2,10,000, तो आंसर इज बी। 6 का इज बी, ठीक है। भारी था ना, बहु भारी थे, मेरे को भी टाइम लगा पर भारी है। 7 देखिए अभी, CA Vishud is an auditor of a company having 15 inventory location in the country in view of the multiple inventory, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, and logistics issues involved, he decides not to attend physical inventory count process। पागल है कि अटेंड करना चाहिए था तेरे को। The company's management also sends him digital evidence comprising of videos of inventory counting process at different location hours on reporting date and time stampings. Besides verifying inventory records, he also performs alternative process like examining details of subsequent sales of specific inventory item prior to physical inventory counting. Which statement is most appropriate? 501 वाला ऐसे है, इन्वेंट्री वाला करना चाहिए था आपको। ये बोलता है he can skip attendance, it is as per essay, it is as per essay, it is as per essay, it is not as per essay। अटेंड करना चाहिए था ना, तो 7 का इज सी। तो कुछ चीज़ें बैक कैलकुलेशन से करना है, बैक लॉजिक से। आप 501 कहते हैं ना, अभी आपको करना चाहिए था इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। 7 का इज सी, 7 का सी इज सी। Guru Private Limited uses in-house development application system for accounting. The auditor observed that the user ID and password is mandatory. User ID and password is mandatory for the application system and felt that is a good control. What type of control is this? User access ना करे, जनरल तो नहीं होगा बेटा ये।
प्रिवेंटिव, unauthorized access, preventive, 8D. Let's check the answers. A, B, B, C, B, C, D, सब राइट है। समझ आ गया आपको? सो मेरी पूरी ऑडिट की आरटीपी यहाँ पर ख़त्म होती है। वो टैक्स वाला कैलकुलेशन बहुत टफ है, और ये वाले क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। जिस भी ऑथर से आप पढ़े हो उनकी मेन बुक जो होती है ना, ऊपर जहाँ इंडेक्स होता है वहाँ, क्योंकि इंडेक्स आप बार बार देखोगे, वहीं लिख लीजिए। नवंबर 23 आरटीपी से ये क्वेश्चन करने, 24B, 23, 21, 20, 18, 17, 12, 11। समझ आ गया आपको? ईजी है। सो फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब कुछ चैनल पर आएगा आपके। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। किसी को कोई नोट्स डाउनलोड करना है, यू कैन गो टू letslearnindia.in एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको टैक्स वर्ड का जो स्टोरी में बताया था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगी। सो यू गो टू लेट्स लर्न इंडिया, ठीक है, वहाँ पर आप जाओगे फ्री रिसोर्सेज में, ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, नीचे नीचे आप जाओगे, जब आप जाओगे फ्री रिसोर्सेज पे, तो यहाँ पर आपको नोट्स दिख जाएंगे। कारों के 100 रिटर्न नोट्स है, पेपर 6 का कंपाइलर है, इंटर के नोट्स है वो, फिर फाइनल लॉ रिविजन मई नवंबर 23 के क्वेश्चन है वो, अकाउंट्स एंड ऑर्डर्स के 100 रिटर्न नोट्स है, लास्ट 5 अटेम्प्ट के ऐसे की मैंने एक शीट बना रखी है, वो यहाँ पर है, ऐसे एनालिसिस है एंड टैक्स वर्ड क्लासेस, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? सो यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, सो और मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स लेकर आ रहा हूँ अलग अलग छोटे छोटे प्रोविजंस पर, जैसे आपको फटाफट रिकॉल हो जाए, ऑडिट का लेकर आ रहा हूँ, आप उनको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ऑडिट की पूरी आरटीपी करा दिया, सेम वे लॉ की आएगी, सेम वे इको लॉ का चीज़ें आएगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड एम फॉर रैंक और 70+ विच इज अ अब की बार, आखिरी बार, अब की बार मैं पार मतलब अब की बार नवंबर पार। बाय गाइस।